कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। धन्यवाद भाई। भगवान गैवीनाथ जी की जय। कांतानाथ स्वामी जी की, बड़े देव बाबा जी की। ये एक पवित्र भूमि है, चित्रकूट की भूमि। इसमें आज यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, खास तौर से क्योंकि 2 दिन में दिवाली है, तो एक खुशियों का ही मौका है। सबसे पहले भाइयों और बहनों, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप इतनी धूप में यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं और मेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ अपने अपने गांव से आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नीलांशु चतुर्वेदी जी, श्रीमती कमला वर्मा जी, श्री दलीप मिश्रा जी, श्री सीपी मित्तल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, श्री राजाराम त्रिपाठी जी, श्री ओंकार सिंह जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस के सभी नेतागण, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्तागण हैं, आप सबका भी इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत। आपकी धरती भगवान राम की तपोभूमि है। प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक धरती है। बचपन में पहली बार मैंने जब चित्रकूट के बारे में सुना तो इंदिरा जी अपनी एक सहेली तेजी बच्चन जी, जो अमिताभ बच्चन जी की माता जी हैं, उनके साथ चर्चा कर रही थी। तब मैंने ये बात सुनी कि चित्रकूट जैसा एक स्थान है। उस समय मैं शायद 3-4 साल की होंगी और यहाँ के बारे में सुनने के बाद मैं कई बार यहाँ आई हूँ। पिछले साल चुनाव के समय जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो मैंने दर्शन किए, यहाँ पे एक महिलाओं का कार्यक्रम भी किया, उसके पहले भी आई, काफ़ी बार मैं यहाँ आई। और जो यूपी का आपका जो इलाका है, जो यूपी में है, उसकी समस्याओं को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। नीलांशु जी ने मेरे साथ काम किया यूपी में, यहाँ के प्रत्याशी हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मैंने इनका काम खुद देखा है, खूब दौड़ाया इनको, 24 घंटे काम कराया, कभी काम करने से पीछे नहीं हटे, कर्मठ है। और इनके मन में ये धारणा है कि जनता की सेवा करनी है। इसीलिए आज यहाँ आकर उनके चुनाव की प्रचार में भाग लेकर मुझे खास खुशी हो रही है। देखिए, अपने भाषण को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ गारंटी सुनाना चाहती हूँ जो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जो घोषणाएं कर रही है, और मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से सुने और समझें कि किस आधार पर हम ये गारंटी दे रहे हैं। हम ये घोषणाएं जो है जब कांग्रेस पार्टी कर रही है तो इनमें, और जो भाजपा की घोषणाएं हैं, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पे 22,000 घोषणाएं की हैं जब से सरकार में है, 22,000। अब आप, मुझे तो याद नहीं है कितनी है, कौन कौन सी हैं, आपको पता नहीं याद है कि नहीं। 22,000 उन्होंने घोषणाएं की और मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी जानकारी में 22 भी पूरी की हो तो आप बता दीजिएगा। तो इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, उनका आधार मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उनमें से कुछ घोषणाएं शायद 2-4 या शायद 22 इन्होंने पूरी की हैं, बाकी सारी घोषणा की घोषणा ही रह गई। हमारी जो घोषणाएं हैं, जिस आधार पे हम कर रहे हैं, वो सब मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, महिलाओं के लिए ये जो लाडली योजना है, इसके बारे में आप सबने सुना है? नहीं सुना? सुना है। ये भाजपा की एक घोषणा है जो इन्होंने 2-3 महीनों पहले की, और इसमें इन्होंने कहा है कि 1200 रुपए ये हर महिला के खाते में डालेंगे हर महीने। और इस आधार पर बहुत प्रचार हो रहा है, मीडिया में हम देखते हैं,
हर जगह देखते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव भाई लाडली बहना पे जीतेंगे भाजपा वाले, ये सुनने में आता है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, 18 सालों से ये लोग सरकार में रहे हैं कि नहीं रहे हैं? 18 सालों में क्या बहना लाडली नहीं थी? 18 सालों में क्या महिलाएं संकटों का सामना नहीं कर रही थी? 18 सालों में क्या गरीबी नहीं थी? क्या संघर्ष नहीं कर रही थी कि चुनाव के 2 महीने पहले आप घोषणा कर रहे हो? 18 सालों से आप अपना सरकार चला रहे हो, तो आपने ये घोषणा पहले क्यों नहीं की? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ बहनों और भाइयों कि जो घोषणाएं मैं भी कर रही हूँ, इनको गहराई से समझो। अगर आपको लगे कि हाँ, ये जो प्रियंका गांधी मंच पे खड़े होकर घोषणा कर रही है, ये वाकई किसी आधार पर कर रही है कि हो सकता है कि ये लोग सचमुच इनको पूरा करेंगे, तभी वोट दो। अगर आपको लगता है कि हमारी घोषणाएं भी भाजपा वालों की घोषणाओं की तरह हैं, तो फिर मत दो। इसीलिए मैं आधार बताना चाहती हूँ। तो हम कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में हम हर महीने 1500 रुपए डलवाएंगे, लाडली योजना से ज्यादा। और हम इस आधार पर कह रहे हैं, हमने ये घोषणा कर्नाटका में की, कुछ महीनों पहले कर्नाटका का चुनाव था, हमने ये घोषणा की। जैसे ही सरकार बनी, जब मंत्रिमंडल पहली बार उसकी बैठक हुई, उस पहली बैठक में ये तय किया गया कि ये खाते खुलवाएंगे और इनमें हम पैसे डालेंगे। और आज कर्नाटका की महिलाओं को 1500 है या 2000 है, वहां मुझे याद नहीं है, लेकिन उनको हर रोज हर प्रति माह उनके खाते में ये पैसे डाले जा रहे हैं। ये हो रहा है हमारी सरकार में। हम कह रहे हैं कि गेहूं का जो समर्थन मूल्य है, उसे हम 2600 रुपए बनाएंगे और देंगे आपको। धान का समर्थन मूल्य हम 2500 देंगे। अब आप पूछोगे कि किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है और जो मध्य प्रदेश में आज है, शायद आपको 1200 या 1400 मिलता होगा। हम इस आधार पर कह रहे हैं कि इस पूरे समय में जब कांग्रेस की सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, 2400 रुपए आज के दिन भी 2400 रुपए छत्तीसगढ़ में धान मिल रहा है और अब छत्तीसगढ़ में उसे बढ़ाकर 2600 कर दिया है। ये खोखली घोषणा नहीं है, खोखली बात नहीं है, कर रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ में किया है, पिछले साल भर 2 साल से चल रहा है। किसानों के कर्ज माफ करेंगे। अब शायद आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की यहां सरकार पिछले चुनाव में भी आपने चुनी थी, आपको याद होगा, पहले कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, फिर रिश्वत देकर धन बल पर आपने जो निर्णय लिया था अपने लिए, उसको बदल दिया इन लोगों ने। भाजपा ने सरकार चोरी कर ली, आप ही से चोरी की। हमारी सरकार गिराकर भाजपा की सरकार इन्होंने बनाई। लेकिन हमारी सरकार 15 महीनों के लिए तो चली थी और उन 15 महीनों में किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया था, उन 15 महीनों में। और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किया है हमने। इस आधार पर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार आएगी तो यहां भी हम वही काम करेंगे। पुरानी पेंशन की बात है। सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी चाहता क्यों है? मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, उस समय सब कहते थे कि भाई हमें सरकारी नौकरी चाहिए। उसकी दो वजह थे। एक ये वजह थी कि सरकारी नौकरी है तो बेवजह कोई निकाल नहीं सकता, जबकि प्राइवेट में कोई जब मन चाहे मालिक निकाल देगा। सरकारी नौकरी ऐसी नहीं होती थी। दूसरी वजह ये होती थी कि पेंशन मिलेगा, 20 साल मेहनत करेंगे, सरकार में सेवा करेंगे, तो उसके बाद हमें पेंशन मिलेगा और हम सही सलामत, हमारी सुरक्षा हो जाएगी नौकरी छोड़ने के बाद भी। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज परिस्थिति यह है कि ज्यादातर जो सरकारी कंपनियां हैं, इन्होंने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं। किसने? मोदी जी ने।
भाजपा की जो केंद्र की सरकार है उसने। आप नाम लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे BHEL है, HAL है, रेलवेज है, आपको नौकरी मिलती थी, सुरक्षित नौकरी मिलती थी। सबसे पहले इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को सौंप दी, कौड़ियों के दाम पे बेच दी। और उसके बाद उन्होंने जो आपका पेंशन था उसको एक नई स्कीम में बदल डाला। और इस नई स्कीम में आपसे पेंशन के पैसे हर महीने तो लिए जाते हैं 20 सालों के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उन पैसों का फिर कहाँ निवेश हो रहा है, कहाँ डाले जा रहे हैं। तो कल को कोई दिक्कत हो गई, कुछ गलत जगह डाल दिया और आपके पैसे खो गए, आपके पैसे गवा दिए इन्होंने, तो आप क्या करेंगे? तो सरकारी कर्मचारी आज ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, मैं समझा रही हूँ, लेकिन ये बात मुझे सरकारी कर्मचारियों ने ही समझाई थी कि वो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई मैंने मेहनत की है, हर महीने तुमने मेरे वेतन में से थोड़ा थोड़ा पैसा सरकार ने निकाला है मेरे पेंशन के लिए, मुझे अपना पेंशन दे दो, मैं खुद उसकी हिफाजत कर लूंगा, मुझे कहाँ लगाने हैं वो पैसे, उनका क्या करना है, मैं खुद निर्णय ले लूंगा। लेकिन सरकार कह रही है नहीं भाई, इस काम को करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमारी सरकारें, कांग्रेस की सरकारें हमारे प्रदेशों में जहां पे हमारी सरकार है वहां इस पुराने पेंशन की स्कीम को लागू कर रही है। तो चाहे आप हिमाचल प्रदेश लें, चाहे आप राजस्थान लें, चाहे आप छत्तीसगढ़ को देखें, तीनों में कांग्रेस की सरकार है और पुराना पेंशन लागू है। तो हम कह रहे हैं कि भाई जनता की भलाई है, कर्मचारी 20 साल काम करता है, उसका हम आदर करते हैं, उसकी ये मांग है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे नहीं है इसके लिए। इसके साथ साथ OBC वर्ग के लिए जब हमारी यहाँ सरकार बनी थी तो हमने आरक्षण 14% से 27% किया था। हम कह रहे हैं कि अगर सरकार फिर से बनेगी हम वे काम फिर से करेंगे। हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। जाति जनगणना का मतलब है कि सबकी गिनती हो जाए, किस जाति के कौन कौन से लोग हैं, ताकि जब स्कीमें बनती हैं, जब सरकार की संपत्ति स्कीमों में जाती है, जब आपकी सहायता के लिए, आपकी तरक्की के लिए प्लानिंग होती है, योजनाएं बनती हैं, जब नौकरियां, रोजगार दिलवाए जाते हैं, तो सही प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बिहार की प्रदेश सरकार ने ये गिनती की और पता चला कि बिहार में 84% OBC SC ST के लोग हैं। अब 84% OBC SC ST के लोग हैं, लेकिन उनका इस तरह का प्रतिनिधित्व नहीं है, चाहे रोजगार में हो, चाहे बड़े बड़े पदों पे हो, चाहे सरकार के सचिव हो, चाहे विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, मीडिया में देख लीजिए, बड़े बड़े जो मीडिया के घर, मतलब बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं, उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। तो अगर हमें मालूम नहीं है, गिनती नहीं करते हम, तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई किसका कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए? हमें नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गिनती होनी चाहिए। भाजपा कह रही कि भैया हमें गिनती नहीं करनी। गिनती क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि सचमुच गहराई से आपका विकास नहीं करना चाहते। इनके मन में ये है, और ये बात आ गई है, ये आदत डल गई है कि 10 सालों से हमारी केंद्र में सरकार चल रही है, 18 सालों से मध्य प्रदेश में चल रही है, तो इनके दिल में ये बात बैठ गई है कि हमें काम करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के समय हम बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, पूरी मीडिया की जोर हम इस पे डाल देंगे कि इनकी चर्चा सब जगह हो जाए। धर्म की बात करेंगे, धर्म की बात, जाति की बात करेंगे, ताकि लोगों के जज्बात उभर जाएं, और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमें वोट मिल जाएगा। तो फिर हम काम क्यों करें? ये बात बैठ गई है अब इनके मन में। 18 साल हो गए, बार बार चुनाव आते हैं, आप जवाबदेही मांगते ही नहीं है, आप पूछते ही नहीं है कि भाई क्या किया, क्या किया हमारे लिए, ये सवाल आप उठाते ही नहीं है। आपको कुछ अच्छा सपना दिखा देते हैं, धर्म की बात करते हैं। धर्म की बात वो बात है बहनों और भाइयों, और खास तौर से आज मैं चित्रकूट में हूँ, वो बात है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में होती है, हम सबके दिलों में।
कोई धर्म की बात कर ले हमारा जज्बात उभर जाता है। हम सोचते हैं कि भाई एक तो धार्मिक इंसान है, दूसरा धर्म की सुरक्षा की बात कर रहा है, हमारी बात कर रहा है, तो इसी को वोट डालना चाहिए। मुझे याद है यूपी में जब मैं काम कर रही थी तो मैं बहनों से पूछती थी कि आपका वोट बार बार यहाँ क्यों जा रहा है? आपका बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं है, सड़क की मरम्मत नहीं की है, आपके बच्चे पाठशाला में पढ़ने के लिए किलोमीटरों दूर चल रहे हैं, आप फिर बार बार वोट डाल रही हैं। तो उन्होंने कहा दीदी इनके कार्यकर्ता घर आए थे, हमारे साथ प्रार्थना की, हमसे शपथ लिया, दिलवा दिया भगवान के नाम पे। तो फिर मैंने उनको समझाया कि बार बार आप धर्म के नाम पे वोट डाल रहे हैं, जबकि आपका वोट डालना चाहिए काम के नाम पे, विकास के नाम पे, तरक्की के नाम पे। तो आप जवाबदेही मांग नहीं रहे, आप जवाबदेही मांग नहीं रहे, इसलिए मध्य प्रदेश में लाखों पद खाली हैं और करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। लेकिन वो पद उन नौजवानों को दिए नहीं गए हैं। आप पढ़ाते लिखाते हैं ना बच्चों को, मेहनत करते हैं, किस लिए मेहनत करते हैं? आजकल कोई भी ऐसा घर नहीं है, गरीब से गरीब परिवार में माँ बाप मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ लिख लें, पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छा रोजगार मिलेगा, इसीलिए करते हो ना मेहनत, है ना? तो जब इसलिए आप मेहनत कर रहे हो और पता चला कि आपके बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई हो गई, आपने खूब फीस भरी, प्राइवेट में भी भेज दिया, ट्यूशन करवा दिया, परीक्षाओं में भर्ती की परीक्षाओं में उन्होंने अपनी फीस भर के परीक्षा भी दे दी, लेकिन घोटाला हो रहा है और जो पद है वो खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार दे नहीं रही है। तो ये सब बातें आपको गहराई से समझनी पड़ेंगी आज के दिन में, क्योंकि जहां आपका प्रदेश खड़ा है, जो आप निर्णय लेंगे या तो इस खाई में से निकालेगा आपके प्रदेश को और आपके जीवन को, या फिर इस खाई में और गहराई से डुबा देगा। तो आपको सोच समझ के अब अपना वोट देना पड़ेगा। 2 लाख सरकारी पद कांग्रेस कह रही है कि भरने की पूरी कोशिश करेगी पहले 1-2 सालों में। और जो ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनकी जो फीस है ये माफ होगी, मतलब निशुल्क। आप जो नौजवान खड़े हैं, आप निशुल्क इन परीक्षाओं को देंगे। 25 लाख तक आपका इलाज बीमा द्वारा मुफ्त होगा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि ये बहुत बड़ी घोषणा है, कैसे होगा? मैं बताती हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कर रही है। मैं ऐसे लोगों से मिली हूं जिसका हार्ट की सर्जरी हो गई है और एक भी पैसा नहीं देना पड़ा उन्हें, क्योंकि सरकार ने 25 लाख तक इलाज उनका मुफ्त कराया। यहां आज मध्य प्रदेश में आप देखेंगे स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम ठप हैं। आपको इलाज करना पड़ता है तो प्राइवेट में जाना पड़ता है। प्राइवेट में इतना महंगा है इलाज कि कुछ बेच के कुछ ना कुछ जुगाड़ करके किसी से कर्ज लेकर ही जा सकते हो आप। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनको मजबूत करने का काम सरकार का काम है। पढ़ो और पढ़ाओ योजना एक कांग्रेस की योजना है, जिसके तहत हम कह रहे हैं कि कक्षा 1 से 12 तक आपको बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। और कक्षा 1 से 12 तक सिर्फ निःशुल्क शिक्षा नहीं, लेकिन बच्चों को 500, 1000 और 1500 हर महीने दिए जाएंगे, ताकि जो पाठशाला के लिए जो चीजें खरीदनी हो, किताबें, पेंसिल, पुस्तक, थैला, ये सब आप आराम से आप खरीद सकेंगे और आपको सहायता भी मिलेगी। इससे क्या होगा कि जो गरीब से गरीब परिवार है उनको भी अगर थोड़ी सहायता मिल जाएगी तो उनका प्रोत्साहन होगा कि हाँ, हम भी बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो ये उस सोच से बनाई गई योजना है। महुआ और तेंदुपत्ता का यहाँ पे मैं जानती हूँ आपका इलाका है, आदिवासियों की आय का मुख्य जरिया है ये, और हम तेंदुपत्ता के लिए प्रति बोरा 4000 रुपए देना चाहते हैं। अब आप मुझे बताओ कि चित्रकूट का क्या हाल है। आप मुझे बताओ
कि यहाँ 18 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है। आपके क्षेत्र की तरक्की हुई है कि उपेक्षा हुई है? उपेक्षा हुई है। यहाँ ये सच है कि कुपोषण है, बेरोजगारी है और बहुत ज्यादा गरीबी है, सच है। अन्ना जानवर का यहाँ पे की समस्या है या आवारा पशु की? अच्छा, क्योंकि यूपी में बहुत बड़ी समस्या है। मुझे याद है वहां पे रात को बैठना पड़ता था पहरेदारी खेती की करने के लिए। यहाँ भी करते हो? दिन में महिलाएं जाती हैं खेत में, बहनें जाती हो खेत में दिन में पहरेदारी करने, और फिर घर आके खाना पकाना, घर में मेहनत करना, सबकी बच्चों की परवरिश करना, ये भी करती हैं, और रात को आप जाते हैं पहरेदारी करने के लिए। अब आप बताइए मुझे कि ये जो भाजपा की सरकार 18 सालों से आपने बनाई हुई है यहाँ, इसने इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। क्या बात है, ये जानते नहीं है कि क्या समस्या है आपकी? कि जानते हैं? जानते तो होगे भैया, क्योंकि मैं खुद 6 सालों से यूपी में चीखती चिल्लाती इस समस्या को हर सभा में उठाती थी। हर सभा में मीडिया पे भी आता था। तो वहां है तो यहां भी होगी, इतना तो जानते होंगे। इतनी तो मेरे ख्याल से अंधकार में या इतनी अंधी सरकार तो नहीं हो सकती, या हो सकती है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आवारा पशु की समस्या है, ये छत्तीसगढ़ में भी थी। बहुत बड़ी समस्या थी। छत्तीसगढ़ सोच में कांग्रेस की सरकार है, सबने सोचा कि समस्या को दूर कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप सोच सकते हैं कि 5 सालों में उन्होंने 10,000 गौठान बनाए, और ऐसे गौठान नहीं जहां पे गौ माता को लेके वहीं पे छोड़ दिया और ना चारा है, धूप है और वहीं पे पड़ी रहती है, ऐसे गौठान नहीं। गौठान जो छत्तीसगढ़ में बनाए गए, उनसे रोजगार मिल रहा है गांव में। उनसे महिलाओं की जो स्वयं सेवा समूह है ना बहनें, वो बनाए गए। फिर कहा कि चलो गौठान में इनको रोजगार देंगे, यहीं से कमाई करवाएंगे। जो आवारा पशु था उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा इसकी गोबर हम खरीदेंगे। जैसे ही कहा कि गोबर हम खरीदेंगे, सरकार खरीदेगी, उसमें से गोबर गैस बनाएगी, अन्य चीजें बनवाएगी, तो लोगों के क्या मन ध्यान में क्या बात आई कि अगर हम आवारा पशु रखेंगे तो हम कमाएंगे। सही बात है, क्योंकि सरकार खरीदेगी उसका गोबर। तो गौठान बनाए, गौठान से रोजगार बनाया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, गोबर खरीदा। आवारा पशु की समस्या भाइयों और बहनों खत्म है। 5 सालों की बात है ये, 5 सालों से खत्म है। आप कितने सालों से जूझ रहे हैं, किसी ने सोचा तक नहीं कि इस समस्या को दूर किया जा सकता है। अरे छत्तीसगढ़ बगल में है, उसकी नकल ही कर लेते हैं। अगर आपको खुद नहीं सोचना था तो नकल ही कर लेते, जो वहां हो रहा है यहाँ कर लेते। कम से कम जनता को सुविधा तो हो जाती, किसान भाई रात को सो तो सकते। आपने तो कुछ नहीं किया, महंगाई से कमर तोड़ दी है, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं, खाद के लिए यूरिया की किल्लत है। जहां से आपको यूरिया मिलना चाहिए वहां आपको मिलता नहीं है, सही तरह से वितरण नहीं होता। जब आप जाते हैं आपसे कहते हैं पहले कर्ज चुका के आओ बैंक में। क्या बात है ये? अडानी अंबानी जी से, बड़े बड़े उद्योगपति से ये लोग कर्ज चुकाने के लिए करते हैं। पता है क्या करते हैं? हजारों करोड़ के कर्ज माफ करते हैं। इनके हजारों करोड़ों के कर्ज माफ करते हैं। जब सारे देश भर के जो किसान आंदोलन कर रहे थे, सड़क पे उतर आए थे, बगल में यूपी में किसानों को जीप के नीचे मंत्री के बेटे ने कुचल डाला था, वो मंत्री इनके साथ मंच में बैठा रहा, इन्होंने कुछ नहीं किया। उन किसानों से बात करने तक नहीं गए। प्रधानमंत्री जी के आवास से 3 किलोमीटर दूर वो धरना था, लाखों किसान बैठे थे, सैकड़ों किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कष्ट नहीं किया कि बाहर आए बात कर लें। मैं भी प्रधानमंत्री की बेटी हूं और पुत्री हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।
अपने पिता के साथ मैं गई हूं लोगों के घरों में, अमेठी गई हूं, वहां पे डांट पड़ती थी उनको, प्रधानमंत्री होते हुए जनता डांटती थी। महिलाएं कहती थी भैया प्यार तो हम बहुत करते हैं आपसे, लेकिन आपने हमारी सड़क ठीक नहीं की, हमने तो आपको 6 महीने पहले कहा था। डांटती थी, कहती थी हाँ प्यार दे देंगे, वोट नहीं देंगे, पहले मरम्मत करो हमारी सड़क की। आवाज का पैसा नहीं मिलता। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो हमारी सरकार है उन्होंने घोषणा की है कि अगर फिर से सरकार हमारी वहां बनेगी तो हजारों, शायद लाखों, कितने की है कि हजारों आवास बनाएंगे गरीबों के लिए। तो मैं कह रही थी अम्मा आप फिक्र मत करो, अपना वोट सही ढंग से दोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि मैंने वो जमाना देखा है जब बड़े सी बड़ी शख्सियत इंदिरा गांधी जैसी, जिसने इस देश के लिए अपना जीवन दे दिया, जान दे दी अपनी, इतनी बड़ी शख्सियतों को वो जनता के सामने सर झुका के आते थे। जनता डांटती थी, जनता जवाबदेही मांगती थी, किसी को भगवान नहीं बनाती थी। और आज परिस्थिति यह है कि आपने नेताओं को भगवान बना दिया है, आप जवाबदेही मांगते ही नहीं है, कहते ही नहीं है कि भाई हमारा काम नहीं किया। यहां आप इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो, यूरिया की इतनी बड़ी समस्या है, क्या किया है इसके समाधान के लिए? आपको कोई राहत क्यों नहीं दी? मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से ये लोग कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है। मैं बता रही थी जब आंदोलन हो रहा था तो प्रधानमंत्री घर से अपने आवास से निकले तक नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। बहनों और भाइयों, उस समय उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया 15,000 करोड़ रुपए था। 15,000 करोड़ रुपए का बकाया 16,000 रुपए करोड़ रुपए का, 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज हमारे प्रधानमंत्री जी अपने लिए खरीदते हैं। किसके पैसों से? किसके पैसों से? अपनी जेब से निकाले। वो तो कहते हैं कि वो क्या नाम है, फकीर है, कहते हैं ना, तो अपनी जेब से तो नहीं निकाले होंगे ये 16,000 करोड़ रुपए, कहां से लिए? सरकार ने दिए, सरकार ने उनके लिए खरीदे। मोदी जी को कहते हैं कि 70 साल पुरानी चीज तो कुछ नहीं की। भाई कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है, मान लिया। आपको कुछ नहीं पसंद, कहते हैं कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसी बड़ी, जो बीएचईएल, एचएएल, अगर ये कांग्रेस ने 70 सालों में बनाया नहीं होता तो आपने अपने उद्योगपति मित्रों को दिया कैसे होता? कैसे दिया? अगर बनाया नहीं था तो था ही नहीं। आप देश की संपत्ति खींच के अपने उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं। आप किसानों का 15,000 करोड़ बकाया नहीं देते, कर्मचारियों का पेंशन नहीं देना चाहते, कहते भाई अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है। लेकिन हवाई जहाज खरीदने के लिए है। अच्छा खासा 70 साल से चल रहा था संसद भवन, उसको आप कहते हैं उसके सुंदरीकरण के लिए कितने करोड़? 20,000 करोड़ रुपए, अच्छे खासे संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए। फिर नया संसद भवन खोला, पूरी मीडिया कह रही है वाह 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 वाह। कोई पूछ रहा है कि भाई किसके पैसे खर्चे हैं? किसके पैसे खर्चे हैं? हमें ही दे देते, हम अपने खेतियों के आसपास हम जाली आली लगा लेते, दीवार खड़ी कर लेते, हमारी सहायता हो जाती, हमें रात भर पहरेदारी नहीं करनी पड़ती, हमें खाद देते थे इसकी खरीद के। इस बड़े नए संसद भवन की क्या जरूरत थी? तो सुंदरीकरण करना था, थोड़े बहुत पैसे खर्च लेते हैं, 20,000 करोड़ रुपए। अभी हाल में दिल्ली में एक नई इमारत बनी, नया कोई कॉन्फ्रेंस हॉल,
इसकी भी बहुत चर्चा हुई कि वाह वाह देखिए मोदी जी ने क्या बनाया, 27,000 करोड़ रुपए उसमें डाल दिए आपके। ये आपके पैसे हैं, समझ रहे हैं आप? आपके पैसे हैं। सही सरकार चलती है तो ये पैसे आपके जेब में जाने चाहिए। यहां पानी की समस्या कब से है बताइए? कब से है पानी की समस्या? किसी ने सुलझाने की कोशिश की? मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलवा दी। दिलवाई है क्या? तो फिर बताइए सर पे क्या ढोती हैं आप? सर पे क्या ढोती हैं? लकड़ी का बोझा ढोती है ना। और जब तक वो बोझा नहीं ढोती आप, तब तक आपका चूल्हा जलता ही नहीं है। सच है कि नहीं? कोई मोदी जी को जानकारी देगा कि जो गैस सिलेंडर उन्होंने दिया उज्ज्वला में, उसको भरने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? कोई जानकारी देगा उनको कि आज 1200-1400 में सिलेंडर खरीद रहे हैं? हम कह रहे हैं अपने प्रदेशों में, कांग्रेस के प्रदेशों में सिर्फ 500 रुपए का सिलेंडर नहीं, जब उसके रिफिल करने जाते हैं लोग तब भी उनको 500 रुपए की सब्सिडी मिलती है। और यहां आप जब कहते हैं भाई हमारी समस्या है, तो शिवराज चौहान जी कहते हैं मैं आपका मामा हूं, घबराओ मत। कहते हैं ना मामा जी, कहते हैं। आप कहते हैं भाई खड़ी खेती तबाह हो रही है, वो कहते हैं कि मैं मामा हूं, घबराओ मत, मामा जी हूं। किसान को यूरिया नहीं मिल रही है, आप कहते हैं कि हम मामा हैं, है ना। लाखों युवाओं की उम्र बीत रही है, भर्ती की परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ बच्चे बेचारे 26 साल के हो जाते हैं, 27 साल के हो जाते हैं, परीक्षा दे दी, इंतजार में है कि चलो इस साल नहीं तो अगली साल भर्ती की लिस्ट आ जाएगी, फिर से क्यों दे, फिर से क्यों फीस भरे। नहीं आती रोजगार की लिस्ट। भर्ती घोटालों से जिंदगी बर्बाद हो गई है उनकी। जवाब आपको क्या मिलता है? मामा है हम आपके। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। हर रोज मध्य प्रदेश में 17 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। सुरक्षा नहीं है। लाडली है लेकिन सुरक्षा नहीं है। कम से कम सुरक्षा तो दे देते मामा जी, वो भी नहीं दी। आदिवासियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, आपने वीडियो देखे हैं, आप ही के प्रदेश में जारी हुई ऐसी हरकतें जिनका जिक्र करना भी ऐसे शर्म आती है जिक्र करते हुए उनकी। कल ही मैं कहीं गई थी, वहां एक लड़की मिली, उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया बेवजह, बेचारी अकेली रह गई है। अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है, आप कहते हैं हम मामा हैं। घोटाले पे घोटाला हो रहा है, जहां देखो घोटाला। यहाँ का मध्य प्रदेश का हर नौजवान जानता है कि रिश्वतखोरी से चल रही है सरकार। कहां सबसे छोटे से छोटे काम के लिए जाओ भाई घूस निकालो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम मामा हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा थे। चित्रकूट का किसान परेशान है। यूरिया की मैंने बात की, सिंचाई और बिजली की मुश्किलें ही मुश्किलें। बिजली की बिलें इतनी ऊंची ऊंची आती हैं, कर्ज में आप डूबे हुए हैं। खाद, बीज, ट्रैक्टर सब महंगा है, सब पे टैक्स लगा हुआ है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, फसल के सही दाम नहीं मिलते हैं। तो मामा जी कर क्या रहे हैं आपके लिए? मामा जी कर क्या रहे हैं और आप बदलाव कब लाएंगे? अपनी परिस्थिति को कब ठीक ढंग से समझोगे? और कब ये बात समझोगे कि जो शक्ति है ना लोकतंत्र में, वो आपके हाथों में दी गई है। वो हमेशा से इस देश की परंपरा रही है। इस देश में ना उन नेताओं के प्रति श्रद्धा होती थी जो काम करते थे, जिनके दिलों में जनता के लिए करुणा थी, सेवा भाव था। ये रामायण के समय से चलता आ रहा है। जब भगवान राम का वनवास हुआ तो जनता क्यों नहीं भूल गई उनको? क्यों नहीं भूली?
जनता कह सकती थी कि चलो वनवास में चले गए हैं, अभी जो राजा है उन्हीं को पूजने लगते हैं, लेकिन नहीं किया ना ऐसे जनता ने। क्यों? क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा है। भगवान राम में जो लक्षण थे, भगवान राम में जो उनका चरित्र था, जो उनमें सच्चाई थी, जो उनके दिल में भावना थी, अपने लोगों प्रजा के प्रति प्रेम से, करुणा से भरी आंखों से देखते थे, उनके लिए लड़ते थे, उसी भावना के प्रति थी ना श्रद्धा। तभी जब भगवान राम वापस आए वनवास से तो जनता गदगद थी, खुशियां मनाई गई। और आप सोचो, ऐसी खुशियां जो आज भी हम मना रहे हैं, 2 दिन में हम वही खुशी मनाने जा रहे हैं कि सत्य की विजय हुई, असत्य का पराजय हुआ। तो उस समय की ये परंपरा है हमारी कि राजा जो है, नेता जो है, इसके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए जनता के प्रति, तभी जनता उसको मानती है। तो इस परंपरा को आप तोड़ो मत। ये जो आप पब्लिसिटी में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, जो आपकी जमीन पे नहीं हो रहा है, धरातल पे आप नहीं देख रहे हैं। टीवी पे तो आप देखते हैं कि मोदी जी ने बहुत काम किया, शिवराज जी ने बहुत काम किया, बहुत तरक्की हुई है देश प्रदेश की, टीवी में देखते हैं ना। जमीन पे उतर रही है तरक्की। ये आपके जीवन में तरक्की हुई है कि नहीं? जब आपको नहीं दिख रही है, जब आपको दिख रहा है कि समस्याओं से जूझ रहे हो, परेशान हो, त्रस्त हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, तो ये श्रद्धा जो है ना, थोड़ी कम कर लो, थोड़ी कम कर लो उन नेताओं में जो आपको फुसलाते हैं, धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगते हैं। आप उन नेताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करो जो आपके काम को करें, जो आपकी समस्याओं को सुलझाएं, जो ये नौजवान यहाँ खड़े हैं जो उनको रोजगार दिलवाएं। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रही थी, वहां जाके खुशी होती है भाषण देने में, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि भाई हमारी सरकार ने इतना किया है। यहाँ मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए क्या किया? कोई नया विश्वविद्यालय खोला इतने सालों में? कुछ नहीं, जो है प्राइवेट है। छत्तीसगढ़ में नए हजारों नए पाठशालाएं बनी। यहाँ क्या हुआ? 7,000 से ज्यादा पाठशालाएं बंद हो गई हैं। शिक्षकों के पद खाली हैं, शिक्षकों के पद खाली हैं, पाठशालाएं बंद हो रही हैं। कुछ नया नहीं बनाया, नए उद्योग नहीं बने, जो उद्योग चल रहे थे वो बंद कर दिए। जो छोटे व्यापारी थे उनकी कमर तोड़ दी। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी कुछ सहायता ही नहीं की। सारा जितनी भी संपत्ति है आपसे खींची और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचा है इन्होंने। ये सच्चाई है सरकार की। आज देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है प्रतिदिन, 27 रुपए। महंगाई इतनी है कि 27 रुपए में क्या मिला है? एक दिन का भोजन भी नहीं मिलेगा आपको, एक दिन का भोजन भी नहीं मिलेगा। प्याज ही आपकी 100 रुपए में मिल रही है आज। मेरी बहनें दुकान जाती है, खाली हाथ वापस आती हैं। और मैं जानती हूँ बहनों, जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती, जिस दिन दिहाड़ी नहीं मिलती, तुम ही भूखी रहती हो, सबको खिलाती हो जितना खिला सकती हो, भूखी तुम रहती हो, रात को खाली पेट तुम सोती हो। क्यों हो रहा है ये सब? महंगाई इतनी बढ़ा दी है, उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं। अरे जो हजारों करोड़ों का मालिक है, जिसको आपने देश के बंदरगाह दे दिए हैं, देश के हवाई अड्डे दे दिए हैं, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां दे दी हैं, उसके तुम कर्ज माफ कर रहे हो? किस लिए? उसको क्या जरूरत है और पैसों की? वो 16,000 करोड़ रुपए एक इंसान अडानी कमा रहा है एक दिन में। बहनों और भाइयों, एक कैसे करोगे? और आपको जो आपकी सेवा करता हो वैसा नेता मिले। जैसे मैंने कहा, नीलांशु जी तो मैं अच्छी तरह इनको जानती हूँ, और यहाँ पे मैं बेझिझक कह सकती हूँ इस मंच पे खड़े होकर कि अगर आप इनको जिताएंगे तो ये आपके लिए काम करके दिखाएंगे। और बाकी जो घोषणाएं मैंने की हैं पक्ष में बोलेगा, दोनों की बात ध्यान से सुनो और अपने आप ही आकलन करो कि भाई इस पार्टी ने 18 सालों के लिए, भाजपा ने क्या किया है हमारे लिए,
और ये कांग्रेस पार्टी जहां जहां है वहां क्या कर रही है खुद देख लो, पढ़ो, किसी से पूछो, कोई कहीं और से आ रहा है, छत्तीसगढ़ से, कोई राजस्थान से आ रहा है, उससे पूछो, अपनी समझ से सब गहराई में समझो, तभी वोट डालो। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर सोच समझ के डालोगे तो कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा आपकी हिफाजत की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ 3 बार बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और साथ में आए हुए जन समूह का भी बहुत बहुत